सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आज की बात एक एनालॉजी से प्रारंभ करेंगे। एनालॉजी से हम सत्य तक पहुंचेंगे। एनालॉजी यहाँ से प्रारंभ होती है कि जैसे प्राचीन काल के अंदर आपको पता था कि लोग व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। वो ज़माना ऐसा था कि बहुत सुविधाएं नहीं, बिल्कुल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वो ज़माने की कल्पना करो जहाँ कोई भी सुविधा ना हो, धर्मशाला तक की भी सुविधा ना हो, और ऐसी स्थितियों के अंदर लोग व्यापार करने के लिए निकलते थे और ग्रुप्स में निकलते थे। एक नहीं जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे। 15-20 का ग्रुप बनता था और ऐसे निकलते थे जहाँ विश्राम करने के लिए सूरज अस्त होने के साथ जिस गांव के अंदर वे विश्राम करते थे, वो गांव वाले जो है उनकी सुरक्षा का, उनकी सुविधा का, उनकी पूरी कहना चाहिए सम्मानित होकर के वो सारी व्यवस्था जुटा करके उनको देते थे। अब आप देखिए, कोई अनजाना व्यक्ति अचानक आपके घर भी आ जाए तो फिर भी क्या होता है, थोड़ा बहुत आप मुस्कुरा लेते हो, यानी मुस्कुराहट करके आपने उसका सम्मान तो कर लिया, लेकिन सुविधा और सुरक्षा वाली कोई जिम्मेदारी नहीं आती। लेकिन वो ज़माना था जिस ज़माने के अंदर प्रचलन ऐसा था कि हमेशा ऐसे ग्रुप्स आते रहते थे और गांव वाले जो है बड़े भले लोग थे, सज्जन लोग थे। भावना उनकी एक थी सत्कार सम्मान करने की और सुविधा पहुंचाने की। और कभी कभी कहते हैं जो यात्री वहीं रुकना चाहे तो, यहाँ गांव वाले बहुत अच्छे हैं, ये गांव वाले स्पेशली बहुत अच्छे हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुक जाते हैं तो क्या होगा? वो यात्री मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? जिस यात्री के मन में ऐसा आकर्षण जागे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, मानवता जिनके अंदर है, हमारी सारी ध्यान वो रखते हैं, तो थोड़ा और अधिक रुक लेते हैं, फिर चले जाएंगे आगे। ऐसा सोचने वाला यात्री जो है वो मंजिल पे कब पहुँचेगा? ऐसे ही एक तरफ का नज़ारा है, एक तरफ का नज़ारा अपने माइंड में रखना। दूसरी तरफ का नज़ारा ऐसा है कि कुछ गांव वाले ऐसे मिलते थे उन यात्रियों को, उस ग्रुप के यात्रियों को, कि कहते थे वे अच्छे नहीं होते थे, अच्छे सलीके से पेश नहीं आते थे, जिनकी बोल चाल के अंदर बड़ी कठोरता होती थी, यानी वे बहुत भावुक लोग नहीं थे, सेवा भावी लोग नहीं थे, और उनकी भाषा भी जो है बड़ी तुच्छ और बड़ी रूखी भाषा होती थी। और ऐसे लोग जो हैं जब टकरा जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सुविधा के बदले में क्या मिलेगी? सुविधा ना मिले तो क्या मिलता है? और सुविधा तो मिलती है बल्कि दुविधा मिल जाती है। कभी कभी वो यात्री जो हैं उनमें से जैसे 20-25 का ग्रुप है यात्रियों का, कुछ यात्री उन गांव वालों के साथ उलझ जाते थे। क्या कर लेते थे? उलझ जाते थे कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो, तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, तुम्हें ये तरीका करना आता नहीं है, यानी बहुत सारी भली बुरी बातें कहना शुरू कर देते थे। यानी यात्री का उलझना भी कैसा है? बाधक है। यात्री का उलझना बाधक है, यात्री का अटकना भी क्या है? बाधक है। यदि एनालॉजी माइंड में रख करके अब हम चले संबंधों के जंगल में जो रहता हो, शब्द है जंगल, संबंधों का जंगल जो बना लेते हैं, एक जंगल में क्या हो जाते हैं? जंगल किसको कहते हैं? जंगल में रास्ते नहीं होते, जंगल उसका नाम है जहाँ इतने इतने घने पेड़ होते हैं, बड़े कहना चाहिए भयानक सा वातावरण होता है। यानी कुछ लोग
जो है संबंधों के जंगल बना लेते हैं, यानी इतनी ज़्यादा किसी से घुल मिल जाते हैं। अभी इधर मिले तो इससे बात कर ली, फिर उससे बात कर ली, एड्रेस चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, इतना 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 कर लेते हैं। और संबंधों के जंगल में यानी संबंधों के विस्तार में जो चले जाते हैं वो अपने से क्या हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं, वे सही ढंग से अपने आप को समझने का मौका नहीं ले पाते हैं। उससे भी फ्रेंडशिप कर, वो संबंध भी निभाना है, दूर दूर के संबंधियों को याद कर करके वो एक एक को मिठाई कर डिब्बा भेजना चाहता है। यानी ऐसे लोग संबंधों के विस्तार में तो चले गए, लेकिन विस्तार से निकलना उन्हें आता नहीं है। जो संबंधों के जंगल में चले जाते हैं, जंगल को पार नहीं कर पाते, उनके अंदर वो ताकत नहीं आ पाती कि संबंधों के जंगल से पार हो जाए। तो कुछ लोग जंगल में जाने से रुक जाते हैं, वे जंगल में जाना पसंद नहीं करते, वे बगीचे में जाना पसंद करते हैं। नंबर 2 का दृश्य सामने लाना, बगीचा। कैसा है बगीचा? जंगल की अपेक्षा से कंपेयर करो। एक जंगल आपके सामने है, एक बगीचा अपने सामने लाओ इमेजिनेशन के तौर पर, और आपको अच्छा लगेगा बगीचा। बगीचे में क्या है? सुंदरता है। बगीचे की सुंदरता है, बगीचे में एकदम सब कुछ व्यवस्थित है, मंझा हुआ है, सुव्यवस्थित है। यानी बगीचे में आप एंटर करते हो तो खुशनुमा वातावरण लगता है, थोड़ी देर जो है वहाँ बैठने को मन करता है, आते जाते लोगों को निहारने का मन करता है। यानी ये हो गया संबंधों के, यदि बगीचे में कोई चला जाता है तो कुछ लोगों का टेस्ट ऐसा है, वे अपने जीवन में बहुत फ्रेंड्स नहीं बनाते, हर किसी को फ्रेंड बनाने की नहीं सोचते, हर किसी से संबंध बनाने की नहीं सोचते, लेकिन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, संबंधों का बगीचा कैसे बना लेते हैं? जो उनको भा गया, जिनसे उनका दिल मिल गया, जिनसे उनके विचार मिल गए, उससे वो क्या करते हैं, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, उससे वो गले लगा लेते, अपने आप को भी गला लगा लेते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में होती है कि उनकी जिंदगी के अंदर वे विचार ऐसा करते हैं कि संबंधों के बगीचे के अंदर वे टहलना पसंद करते हैं और बगीचे से बाहर आने की सोचते ही नहीं। और आप जानते हैं कल हमने 2 शब्दों की लैंडिंग करी थी, एक शब्द है व्यवहारिक सत्य और दूसरा शब्द है पारमार्थिक सत्य। अब कौन सा व्यवहारिक सत्य लग रहा है, कौन सा पारमार्थिक सत्य लग रहा है? संबंधों का जंगल और संबंधों का बगीचा। बहुत सुंदर, दोनों ही व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा व्यवहारिक शब्द बताता है प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट लाइफ। जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर जो कुछ आपको मिला है वो सदा काल रहने वाला नहीं है। तो संबंध के जंगल बना लो या बगीचा बना लो, सब कुछ व्यवहारिक सत्य है। सत्य तो है लेकिन कैसा है? क्योंकि इस जन्म के रिश्ते इस जन्म के अंत तक ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे रिश्ते चलते नहीं, वो व्यक्ति चलता है। उस आत्मा के साथ जो कनेक्शन प्लस माइनस वाला है, जो कर्जा लेना देना है वो तो चलेगा, लेकिन रिश्ता वहीं तक रहता है इस जन्म तक। और कभी कभी तो कोई कर्मों का उदय ऐसा आ जाए तो इस जन्म में भी रिश्ता नहीं चलता। जन्म का अंत यानी मृत्यु आने से पहले ही क्या हो जाता है, रिश्ता समाप्त हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय वास्तविक सत्य जो है वो ये संबंध है। क्यों ये वास्तविक संबंध, वास्तविक सत्य बताया संबंधों को? क्योंकि संबंध किससे बने हैं? संयोग से। बहुत सुंदर। एक और कर्म के उदय से बनते हैं और
यानी यदि कर्म के उदय से कहो, वो तो मानते हैं कि कर्म के उदय से सारे संबंध बने हैं, जिसको हम संयोग कहते हैं। वो सारे संयोग जितने मात्र संयोग हैं, चाहे शरीर का संयोग क्यों ना हो, वो भी क्या है? व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य यानी मृत्यु तक जो साथ देगा, उसके बाद साथ नहीं देगा। उसके बाद जो साथ ना दे वो व्यवहारिक सत्य है, और उसके बाद जो साथ दे, जो त्रैकालिक साथ दे, उसका नाम क्या है? पारमार्थिक सत्य। यानी परम अर्थ जिसमें छिपा हुआ है वो पारमार्थिक सत्य है। तो पारमार्थिक सत्य कौन है? मैं खुद आत्मा, यानी सारी आत्माएं हैं, लेकिन मेरा कनेक्शन मुझसे है। मेरा कनेक्शन मुझसे है। मेरा कनेक्शन दूसरी आत्मा के संग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे लॉजिक हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, क्योंकि हर आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है। किसी आत्मा को किसी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये तो कनेक्शन बैठा हुआ है कर्म के उदय से, संयोग बैठे हुए हैं। इसलिए बता दिया व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि शरीर है तो शरीर के संबंध, ये शरीर नहीं रहे तो संबंध क्या हो गए? यानी जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी कितने संबंधों का विस्तार था, वो सारा विस्तार एक सेकंड के अंदर विलय हो गया। यानी कहने का अभिप्राय कि यदि व्यक्ति सोचे ये शरीर इटसेल्फ ही जो है व्यवहारिक सत्य है, तो इस शरीर से जिसके साथ कनेक्शन होगा वो सब कैसे सत्य है? वो सब व्यवहारिक सत्य है। कहते हैं एक जर्मन व्यक्ति एक बार इंडिया आया था। इंडिया में जब आया और कहते हैं जर्मन जा करके उसने एक न्यूज़पेपर के अंदर अपनी कहानी लिखी कि मैं कैसे कैसे यात्रा करके जर्मन आया हूँ। उसने जो बात लिखी है सुनने वाली है, प्रेरणास्पद है, जो आज हम भूल चुके हैं इस बात को, लेकिन जर्मनी व्यक्ति की बात सुन करके आपको शायद अच्छा लगे कि कितनी प्रेरणास्पद बात है। उसने लिखा, कहते हैं सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस लिखा उसने कि जैसे मैं इंडिया में आया और इंडिया में मेरी लैंडिंग हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसोफर। क्या बात कही थी उसने? कितनी बड़ी बात कही, कितनी गरिमापूर्ण बात कही कि मैंने ऐसा मुझे लगा कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसोफर। यानी हर भारतीय यहाँ पे तत्वज्ञानी है, तत्वों का ज्ञाता है, वो तत्व को समझता है। कौन से तत्व को? उसके लिए उसने नीचे एग्जाम्पल लिख के बताया कि एक बार मैं एक स्टेशन पे खड़ा हुआ था और मुझे ट्रेन पकड़नी थी। वो जर्मनी व्यक्ति लिख रहा है, जर्मन लिख रहा है कि मैं यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी थी, 4 घंटे का मेरा सफ़र था और मुझे राजस्थान के किसी शहर में जाना था। और मैं जिस ट्रेन में चढ़ने लगा था कि 2 बुढ़िया मेरे पीछे पीछे चढ़ने लगी और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के दोनों बुढ़िया अलग अलग कहना चाहिए थी और उसके पीछे थी। तो उसने देखा शोर हुआ है थोड़ा, हिंदी तो जानता नहीं था। उसने पीछे मुड़ के देखा क्या बात है, ऐसा उसने एक्शन करके बताया और उन्होंने कहा हम दोनों का झगड़ा है, हम दो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही लड़ते लड़ते दोनों अंदर पहुंचे, अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। वो जर्मन व्यक्ति सामने की सीट पे बैठा हुआ है और एक ऑलरेडी एक तीसरी बुढ़िया वहां बैठी हुई है और तीसरी बुढ़िया जो खिड़की के पास बैठी हुई है। इन दोनों की जो बहस चल रही है उस बहस को अच्छे से वो सुन रही है, समझ रही है और उसने इतना ही दोनों को कहा कि क्या बात है, हम सब यहाँ पे यात्री हैं। क्या बोला? हम सब यहाँ पे यात्री हैं, अपना अपना स्टेशन आएगा और क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे। कितनी देर की बात है, कितनी देर लगनी है स्टेशन आने में?
कितनी देर लग जाएगी स्टेशन आने में, ऐसा सवाल। और थर्ड वाली बुढ़िया ने उन दोनों को पूछा और दोनों बुढ़िया क्या हो गई, शांत हो गई। शांति नहीं हो गई, आपस में घुल मिल करके बातें करने लगी। अब जर्मन तो व्यक्ति तो कुछ समझता ही नहीं था उनकी भाषा को। उसने पूछना चाहा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, उसने पूछना चाहा क्या हुआ क्या हुआ। तो एक व्यक्ति ने उसे समझाया ऐसा ऐसा हुआ। दोनों लड़ रहे थे किसी बात को लेकर के कि मैं पहले चढ़ूंगी, वो कहती मैं पहले चढ़ूंगी। और उसके अंदर बहस हो गई और वो बहस लंबी चली। और सामने वाली बुढ़िया ने उनको ये बताया कि हर कोई यहाँ पे यात्री है, कौन आगे कौन पीछे, यहाँ पे कौन आगे कौन पीछे है। संसार के चक्र में ना कोई आगे ना कोई पीछे। चक्र है ना, चक्र में कैसे स्ट्रेट लाइन हो तो समझ में आता है, स्ट्रेट लाइन में तो समझ आता है ये व्यक्ति मेरे से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन संसार के चक्र के अंदर ना कोई आगे ना कोई पीछे, फिर झगड़ा किस बात का है। अपना अपना स्टेशन आएगा और अपने आप सब उतर जाएंगे, फिर चिंता नहीं, फिर वापस मिलना भी नहीं। ऐसे हम लोग हैं। अब इतना कहते ही वो जर्मन व्यक्ति को इतना प्रभाव आया कि उसने जर्मनी जाकर के लिखा इस बात को कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसोफर। तत्व की बात समझते हैं, तत्व की बात समझते ही उनका कषाय भाव शांत हो जाता है, उनका दुर्भाव शांत हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि पारमार्थिक दृष्टि अंदर में आने लगे, सत्य समझ में आने लगे, त्रैकालिक सत्य ही सत्य समझ में आता हो, वास्तविक सत्य ही सत्य लगता हो। और जो वर्तमान में सत्य है उस सत्य को जो जीते हुए त्रैकालिक सत्य को याद रखता हो। त्रैकालिक सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझ में ही सुख है, दूसरे से सुख मुझे मिल नहीं सकता। कितने संबंध मेरे निकट के हो, कितना ही भला आदमी सामने वाला हो, लेकिन कोई मुझे सुख देने में समर्थ नहीं है। मेरा सुख मेरे अंदर है, मेरे सुख के अंदर मेरा सुख कोई छीन नहीं सकता, मुझे कोई सुख दे नहीं सकता, मेरा सुख कोई छीन नहीं सकता। और ऐसे ही मैं किसी को भी सुख नहीं दे सकता। दे सकता हूँ क्या? सुख नहीं दे सकता। सुख का उपाय जो वितरागी भगवान ने बताया है वो उपाय समझाया जा सकता है, लेकिन किसी को सुख देने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए कहा कि पारमार्थिक सत्य को जब समझ लोगे तो अपने आप ही रिटर्न कहाँ हो जाओगे? अपनी तरफ। चाहे रास्ते में, संबंधों के रास्ते में, रास्ते चलते हुए बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, गहरी दोस्ती भी हो जाएगी, लेकिन याद रखिए ये सब रिश्ते जो हैं ये सिल्की रास्ते हैं। सिल्की रिश्ते होते हैं। सिल्क को जानते, सिल्क के धागे कैसे होते हैं? दिखने में अट्रैक्टिव। सिल्क के जो धागे होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, रंग लुभावना होता है, लेकिन बहुत जल्दी उलझने की संभावना है। और जब उलझते हैं तो बड़ी बारीक हो जाते हैं। उस उलझन को निकालने में बहुत मुश्किल होती है। सिल्क के धागों में जब उलझन हो जाए उसे निकालना आसान काम नहीं। यानी सबसे पहले जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा स्नेह का संबंध हो, प्रेम का संबंध हो, बहुत अच्छा सुरीला संबंध हो, उनसे जो गिव एंड टेक होता है, उनसे जो लेन देन होती है, उस लेन देन के अंदर बहुत सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वही ज्यादा फिसलन, वही ज्यादा कहते हैं बेहोश होने की संभावना है। जिसके साथ हमारी ज्यादा न पड़ती हो, जिनके साथ हमारे विचार न मिलते हो, जिनके साथ अधिकांश अनबन रहती हो, उन लोगों के साथ हम हमेशा सतर्क रहते हैं। किस लिए सतर्क रहते हैं? किस वास्ते सतर्क रहते वो अलग बात है, और यहाँ सतर्कता जो बताई वो अलग बात है। वहाँ तो इसलिए सतर्क रहते हैं कि ये व्यक्ति कोई षड्यंत्र करे उसके लिए मैं सतर्क रहूँ, ये व्यक्ति कोई अपना प्लान
रचे उससे पहले मैं सतर्क रहूं, ये व्यक्ति अपना कोई दांव पेच खेले उससे पहले मैं सतर्क रहूं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सतर्कता की बात नहीं कही। सतर्कता वो बताई है कि यदि किसी से गहराई शत्रुता में भी होती हो और गहराई मित्रता में भी होती हो तो क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। इस वास्ते सतर्क हो जाना है क्योंकि एक रिश्ते का नाम है स्नेहानुबंध। शब्द याद रखना, स्नेहानुबंध, और दूसरा शब्द है वैरानुबंध। स्नेहानुबंध, स्नेह वाले रिश्ते, लेकिन उस स्नेह वाले रिश्तों को स्नेहानुबंध कहा है। स्नेह का अनुबंध हो, और इसको दोनों को शामिल करके शब्द दिया है ऋणानुबंध। शब्द क्या है? ऋणानुबंध। यदि ऋणानुबंध को स्प्लिट करोगे, ऋण प्लस अनु प्लस बंध, ऋण यानी कर्जा, ऋण यानी देना देना। कर्मों का जो हिसाब चलता है वो कर्मों का हिसाब लेना देना, और फिर अनु, अनु यानी छोटा, अनु यानी पीछे पीछे। एक अनु का मीनिंग होता है छोटा और एक अनु का मीनिंग होता है पीछे पीछे। यदि कर्जा जिससे लेना देना करना हो उसके पीछे पीछे बंध चलता है, यानी कर्जे का लेना देना जिस आत्मा से करना हो उसके पीछे पीछे बंध चलता है। यदि कर्जा चुकाने का तरीका न आता हो तो बहुत बड़ा बंध हो सकता है। तो कल हम जानेंगे स्नेहानुबंध को, सबसे पहले जानेंगे क्योंकि अधिकांश रिश्ते हमारे स्नेह से बंधे हुए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा इसलिए नेगेटिव नहीं होना क्योंकि किसी किसी से हमारी नहीं पड़ती है। अधिकांश लोगों के साथ हम एडजस्ट करके चलते हैं, अधिकांश लोगों के साथ हमारी पड़ती है, उनके विचार हमारे विचार मिलते हैं, यानी काम चल जाता है, विशेष बाधाएं नहीं आती। लेकिन जिनसे विशेष बाधाएं आती हैं और जिनसे वैर का अनुबंध होता है वो रिश्तों का नाम है वैरानुबंध। लेकिन अभी हम जो है मात्र स्नेहानुबंध को फोकस करेंगे। स्नेह के रिश्ते कैसे अनुबंध को प्राप्त होते हैं और ये स्नेहानुबंध कैसे मुक्ति के लिए बाधक न बने, ऐसा स्नेहानुबंध हमारा कैसे हो सकता है, इसके भाव अवसर पे पहुंचे। आज का